आज हम करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री का 7th लेसन, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखिए आज के समय में क्या है, अब भारत में लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। तो हमने लोकतंत्र में क्या किया है, हमारे देश को चलाने के लिए बहुत सारे मंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। लेकिन कई सौ साल, कई हजार साल पहले आप लोग देखोगे तो जब ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को ना लोकतंत्र था, ना संविधान था, ना कोई राष्ट्रपति थे, ना कोई प्रधानमंत्री थे। तो शासन तो लेकिन जब भी चलाया जाता था, उस समय क्या होता था, उस समय राजा महाराजा सम्राट होते थे। और वो ज्यादातर जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी सम्राट हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, युद्ध किया है दूसरे राज्य के साथ। युद्ध का मकसद क्या होता था, जिसको हरा देते थे उसको अपने राज्य में शामिल कर लेते थे और ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। लेकिन ये अनोखा सम्राट क्यों है, ये देखिए, अब तक जितने भी सम्राट या जितने भी राजा हुए हैं, सबका मेन उद्देश्य क्या था, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, युद्ध करना और दूसरे का जो साम्राज्य उसको अपने में मिलाना। ये एक ऐसा अनोखा सम्राट, इसको अनोखा नाम क्यों दिया इस सम्राट को, ये एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध, लड़ाई झगड़ा जो युद्ध होता है उसी का त्याग कर दिया। अब जानते हैं इसके बारे में। एक बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य, ये फोटो देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा है शेरों वाला स्तंभ, ये आप जब सिक्के देखोगे या रुपए देखोगे, रुपए और पैसों पर ये फोटो आपको दिखाई देगी। ये है क्या, ये जो अशोक सम्राट, जो अशोक थे, उन्होंने क्या किया था, सारनाथ, सारनाथ अभी हमने इससे पहले वाले लेसन में देखा कि जो सारनाथ है, वहां महात्मा बुद्ध ने, पहली बात तो सारनाथ है कहाँ, बिहार में है। ये जो जगह है सारनाथ, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। और यहीं पर जो सम्राट थे अशोक, उन्होंने ये शेरों वाला जो स्तंभ है ये स्थापित कराया था, बनवाया था मतलब। और इस पे अभिलेख, अभिलेख क्या होता है, हमने इससे पहले कई जो, इससे पहले 3rd या 4th लेसन में हमने पढ़ा था। अभिलेख क्या होता है, उस समय पत्थरों पर लिखवाया जाता था। राजा क्या करते थे, अपनी वीरता, अपनी गुणगान, अपनी जितने उसने राज्य जीते, उसका जो, अब आज की तरह तो होता नहीं था कि पेन पेपर या किताब है। अभी हमें अशोक सम्राट था कैसा था, कौन कौन से राजा हुए, इससे पहले कौन से राजा हुए, किसने कैसे शासन किया, ये सारी बातें हमें कोई कैसे पता चली। उस समय क्या होता था, अभिलेख होते थे, पांडुलिपि होती थी। तो जो ये पत्थर होते थे, इस पे कुछ ना कुछ जो राजा बनता था वो अपने समय में कुछ ना कुछ लिखवा देता था, जिससे के द्वारा ही हमें उस समय में शासन व्यवस्था के बारे में जानने को मिला, पता चला। तो ये जो है, ये शेर का जो है, शेरों वाला जो स्तंभ है, ये सबसे पहले तो ये कहाँ था, ये सारनाथ में था। किसने स्थापित करवाया था, अशोक ने करवाया था। जो हमारे रुपए और नोट और जो पैसों पे दिखता है आपको। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, इतिहास में जितने भी बड़े बड़े महान राजा हुए हैं, उनमें से अशोक जो है, उन्होंने इसके निर्देश पर, मतलब इसके कहने पर, इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख इसने क्या किया था अपने समय में। ये क्योंकि सम्राट था, तो इसने अपने समय में बहुत सारे अभिलेख, कहाँ पर उत्कीर्ण मतलब होता है अभिलेखों को लिखवाना, उत्कीर्ण करवाना, और उसने लिखवाए कहाँ है, बहुत सारे पत्थरों पर, और बहुत सारे स्तंभ जो ऊंची ऊंची इमारत होती है उस पे लिखवाए। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके जैसे, बाबर, हुमायूं का नाम आप सुनते हो, तो बाबर, हुमायूं क्या थे, वो मुगल राजा थे, मुगल सम्राट थे। उनका वंश कौन सा, मुगल वंश के थे वो। ऐसे जो अशोक थे, वो जिस साम्राज्य पे शासन करते थे, उसकी स्थापना किसके की थी, उनके पुरखों ने। पुरखों मतलब दादा परदादा। तो उनके जो दादा थे, अशोक के जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य या कौटिल्य की नाम है। इन्होंने क्या किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो अशोक के दादा थे, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उसकी मदद की थी। चाणक्य के जो विचार है वो हमें किसमें मिलते हैं, अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है, किताब का नाम है, उसमें हमें हमें किन के विचारों के बारे में जानने को मिलते हैं, अर्थशास्त्र में चाणक्य के विचार। अब देखिए, आपको साथ साथ में दोबारा बताती जाऊंगी जिससे कि साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। अशोक एक महान सम्राट, इसने अपने समय में
सारनाथ में बहुत सारे स्तंभ बनवाए और उस पे अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। पत्थरों पे भी बनवा रहे अभिलेख, स्तंभों पे भी बनवाए। ये किस वंश का था? ये इसके जो दादा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी स्थापना, इस साम्राज्य की स्थापना 2300 साल पहले की थी। उन्हीं के उस समय दरबार में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य, और ये इन्होंने क्या किया था, शासन को चलाने में चंद्रगुप्त मौर्य की काफी मदद की थी। अर्थशास्त्र जो किस किताब का नाम है उसमें हमें किसके विचार मिलते हैं? कौटिल्य के। अब वंश क्या होता है? वंश का मतलब है बेटे, एक राजा बना, उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा उसका बेटा राजा बनेगा, मतलब उसी वंश के, उसी पीढ़ी के लोग आगे राजा बनते जाएंगे। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। अब जैसे भारत है, भारत एक देश है, भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं। ऐसे उस समय क्या होता था, साम्राज्य एक देश के बराबर लगा लो आप, और उसमें बहुत सारे नगर होते थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी, अब जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तब भी राजधानी होती थी साम्राज्य की। तो उस समय क्या था, साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, ये जो है नगर, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जो है ये नगर राजधानी होते थे। उसके अलावा जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उत्तर पश्चिम और जो मध्य एशिया है, उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है, ये जो एरिया है ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना, उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया। तो जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जो था उसके आने जाने का एक रास्ता था। तक्षशिला से क्या होता था, अगर यहाँ जाना हो ना उत्तर पश्चिम, ये इधर इन राज्यों में जाना हो, ये देखिए तक्षशिला कहाँ है, ये उत्तर पश्चिम है, ये लिखा हो ना तक्षशिला, ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ये जो तक्षशिला था ये क्या था, ये अगर इधर किसी को आना हो या मध्य एशिया जाना हो तो वो बीच आने जाने का रास्ता था। उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से, ये देखिए उज्जैन, जो उज्जैन था वो क्या था, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने, ये बीच में है, इसके ऊपर उत्तर है और इसके नीचे दक्षिण है, तो ये बीच में था ना। तो यहाँ से यहाँ जाना हो, ऊपर से नीचे जाना हो, उत्तर से दक्षिण जाना हो, तो लोग यहाँ से होकर गुजरते थे, उज्जैन से होकर गुजरते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में, अब वहां लोग कौन कौन लोग थे, क्या क्या काम करते थे? साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालक मतलब होते हैं जो पशुओं को पालते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे? फल फूल इकट्ठा करके, जानवरों का शिकार करके। काम क्या करते थे? पशुओं को पालते थे, खेती बाड़ी करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग तरीके का खाना खाते थे, अलग अलग कपड़े पहनते थे, तो उनमें विभिन्नता थी। अब राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है? साम्राज्य जो होते हैं वो बहुत बड़े होते थे, राज्य जो होते हैं वो साम्राज्य से छोटे होते थे। तो साम्राज्य बड़े और राज्य उससे छोटे। अब वहां शासन कैसे चलाया जाता था? मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अभी अब आपने देखा जो साम्राज्य था, ये जो साम्राज्य था अशोक के समय में, ये मौर्य, इसको इसका वंश कौन सा था? मौर्य वंश का था। तो ये जो साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, तो इसलिए पूरे पर इकट्ठा शासन करना मुश्किल था, तो इसलिए क्या होता था, अलग अलग हिस्से पर शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र जगह है और इसके जो आसपास की जगह थी वहां पे डायरेक्ट शासन होता था, किसका? सम्राट का। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। देखिए, अब लोगों से, जो राजा है, जो सम्राट है,
उसको तो पैसा चाहिएगा शासन चलाने के लिए। वो पैसा कहाँ से आता? टैक्स से आता था, कर से आता था। टैक्स किस पे लगाता था वो? व्यापारियों पर, किसानों पर, पशुपालकों पर, शिल्पकारों पर। अब एक सम्राट हर व्यक्ति से टैक्स लेने तो जाएगा नहीं, तो उसने क्या कर रखा था, बहुत सारे अधिकारी नियुक्त कर रखे थे जो टैक्स लेने का, कर लेने का काम करते थे। जो विरोध करता था इनका, राजा की जो बात नहीं मानता था या टैक्स देने से जो मना करता था, उसको जो अधिकारी होते थे वो सजा देते थे। और इन अधिकारियों को इस काम के बदले क्या होता था, राजा वेतन देता था, सैलरी देता था। संदेश वाहक कौन होते थे? नाम से देखिए, संदेश मतलब जो संदेश देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। वाहक होता है जाने वाले। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर ये क्या करते थे, जासूस होते थे। पूरा जो अधिकारी है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पर निगाह रखते थे। सम्राट था वो सबसे ऊपर था, वो सब पे निगाह रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र थे। जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर कई छोटे छोटे क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला, जिसको राजधानी बनाया गया था, या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जो राजकुमार होते थे उनको गवर्नर बनाकर, राज्यपाल बनाकर छोटी छोटी जगह जो ये है इन पे भेज दिया जाता था शासन करने के लिए, क्योंकि पूरा साम्राज्य बहुत बड़ा था और पूरे साम्राज्य पर अकेला सम्राट शासन नहीं कर सकता था, तो उसने बहुत सारे राजकुमारों को भी कुछ कुछ हिस्सा दे रखा था शासन करने के लिए। उसके बाद लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। लेकिन नियम कानून जो पहले से चले आ रहे हैं, जो लोगों ने बना रखे उस जगह पर रहने वाले, जो परंपरा है, जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, तो उनको ही मानना पड़ता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। और क्या होता था, जो मौर्य शासक होते थे वो क्या करते थे, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि नदियां क्या थी उस समय, नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जाता था। तो कब कौन आ जाए, कौन आक्रमण कर दे, वो पूरी निगरानी रखी जाती थी नदियों पर। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब होता क्या था, अर्थशास्त्र जो है किसने लिखी थी, कौटिल्य ने। उसमें क्या कहा गया है कि जो उत्तर पश्चिम का एरिया भारत का, उत्तर पश्चिम मतलब ये जैसे तक्षशिला हो गया, ये जगह है, जो उत्तर पश्चिम का एरिया वो कंबल के लिए फेमस था। और जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत मतलब नीचे वाला ये जो है ये सारा जो दक्षिण भारत था वो सोने और बहुत महंगी वस्तुओं के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सोना और जो महंगे पत्थर होते हैं उनके लिए। और ये जो संसाधन थे, जो जिस चीज के लिए, जैसे कंबल के लिए फेमस है उत्तर पश्चिम जगह, दक्षिण भारत जो सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस है, तो ये जो संसाधन है ये चीजें किसके रूप में ली जाती थी, नजराने के रूप में। नजराना मतलब होता था कर, जो नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे। नहीं सॉरी, नजराना क्या होता था, जो अनियमित रूप से, मतलब जब संभव हो, ऐसा नहीं था कि फिक्स है देना ही देना है, जैसे टैक्स कर लिया जाता था, वो बिल्कुल फिक्स था कि इतना लेना किसानों से, इस टाइम पे लेना है, पशुपालकों से, किसानों से, जिनसे भी लिया जाता था। नजराना था जो था वो फिक्स नहीं था, जब भी लगे, जब संभव हो तब लिया जाता था। और ये देखिए, टैक्स में, कर में और नजराने में क्या फर्क है। जो नजराना था ना, वो जबरदस्ती नहीं थी कि अगर कोई नहीं देना चाहता तो भी उसको देना पड़ेगा। नजराने का मतलब क्या हुआ, मतलब अपनी खुशी से, जैसे गिफ्ट दे देते हम किसी को, तो वो मर्जी थी अपनी, कोई चाहे तो दे दो। जैसे किसी जगह पे सोना फेमस है या महंगे पत्थर फेमस है, तो गिफ्ट के रूप में दे देते थे, उपहार के रूप में दे देते थे। तो नजराने पे कोई अनिवार्य नहीं था कि नजराना देना ही देना है, वो अपनी इच्छा पे निर्भर था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे,
जंगल वाले इलाकों में कोई मतलब उनपे ज़्यादातर वो स्वतंत्र थे वहाँ पे रहने वाले लोग। उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि जो मौर्य पदाधिकारी है ना, जो मौर्य शासन के अधिकारी है, वे लोग अपने जंगलों में जो चीज़ होती है जैसे हाथी, लकड़ी, मधु मतलब शहद, मोम, जो वहाँ होती है वो चीज़ उनको लाकर दे। तो इनसे भी टैक्स नहीं लिया जाता था, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, इनकी मर्जी थी कि ये अपने जंगलों में होने वाली जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा होती है हाथी, लकड़ी, मधु और मोम, ये चीज़ें ला के दें। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था, क्यों था, उसको क्यों कहा जाता है कि वो सम्राट तो सब हुए लेकिन वो एक अनोखा सम्राट था, ऐसा क्यों? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतिष्ठित, जो मौर्य वंश है उसका सबसे फेमस था ये शासक। यह एक ऐसा शासक था जिन्होंने अभिलेखों पर, अभिलेख होता है जो पत्थरों पर लिखा जाता है, ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने जो संदेश थे वो अभिलेखों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके जितने भी अभिलेख है ज्यादातर प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक ने क्या किया था, कलिंग एक जगह का नाम है जो आज के समय में उड़ीसा जिसको कहते हैं। अशोक ने कलिंग के साथ एक युद्ध किया था, और उस युद्ध में इतना खून खराबा, इतने लोग मारे गए कि उनका युद्ध से विश्वास ही हट गया। उन्होंने ये कसम खाई कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इसी वजह से इसको अनोखा सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी सम्राट, जितने भी राजा हुए, सबने युद्ध लड़ा और दूसरे साम्राज्य को हड़पा, लेकिन अशोक एक ऐसा सम्राट था जिन्होंने खुद ये कहा कि वो युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म का मतलब है अशोक ने जो शिक्षा दी। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भगवान को पूजना है, किसी देवता को मानना है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वो अशोक का धर्म का मतलब क्या हुआ, वो ये नहीं चाहते थे कि भगवान की तरह लोग उनको पूजे। उनका ये मानना था जैसे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसे ही मेरा, मैं सम्राट हूँ तो मेरा, मैं एक प्रजा है जो जनता है, उनके लिए मैं उनके माता पिता की तरह हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको शिक्षा दूँ। इससे पहले हमने जो महात्मा बुद्ध के उपदेश पढ़े हैं, जो अशोक थे वो उनसे काफी प्रभावित भी थे। अब वो शिक्षा कैसे, उनकी क्या क्या शिक्षा थी, अशोक का धर्म क्या था, ये देखिए, ये अंडरलाइन नहीं कर रखा, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। देखिए उनके समय में क्या था, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, जहां पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहेंगे वहां लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो उनके समय में जो जानवर है उनकी बलि चढ़ाई जाती थी उनके, और जो नौकर थे, जो गुलाम थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, बहुत झगड़े होते थे। तो उन्होंने क्या किया, इन समस्या का समाधान करने के लिए अशोक ने क्या किया, एक अधिकारियों की नियुक्ति की जिसको नाम दिया धम्म महामात, जिसको नाम दिया धम्म महामात। वो क्या करते थे, वो जो अशोक की शिक्षा है उनको घर घर जाके, मतलब जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। दूसरा उन्होंने क्या तरीका अपनाया, बहुत सारे शिला पत्थर पर, स्तंभों पर भी अपने अभिलेख खुदवाए, जिससे कि लोग उनको पढ़ सके। और अधिकारियों को क्या आदेश दिया कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो जो अधिकारी है वो उनको राजा का जो संदेश है, सम्राट का जो संदेश है, खुद पढ़ के सुनाए, जिससे कि ऐसा ना हो कि किसी भी व्यक्ति कोई भी इन उपदेशों से अनजान रहे, जो नहीं पढ़ा लिखा है उनको पढ़ के सुनाया जाए। अशोक ने क्या काम करवाया, सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, जो राहगीर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते हैं, उनके लिए विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी सुविधा की। इसीलिए इनको कहा जाता है महान सम्राट। तो हमने क्या देखा इसमें, सम्राट अशोक के विषय में पढ़ा। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको दोबारा बता देती हूँ।
अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों था? कई बार क्वेश्चन आता है कि अशोक एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। टिप्पणी करो, या अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों था? देखो, इससे पहले भी बहुत सम्राट हुए, बहुत राजा हुए, हर एक ने युद्ध का सहारा लिया, दूसरे राज्य को हड़पा, जीत जीत के मारकाट हुई, क्योंकि जब युद्ध होता है तो बहुत बड़ी संख्या में धन का भी नुकसान होता है, लोग भी मारे जाते हैं। अशोक ने अपने समय में एक लड़ाई लड़ी थी, कलिंग का युद्ध। उस युद्ध में इतनी मारकाट, इतना खून खराबा हुआ था कि उन्होंने ये कसम खाई थी कि आगे आने वाले समय में कभी भी वो युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया। इसी वजह से ये जो सम्राट है इसको अनोखा सम्राट कहा जाता है। जो ये फोटो है शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, जो शेरों वाला स्तंभ है, ये जो हमारे नोट और उस पे पैसों पे दिखता है, ये अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने ये सारनाथ में बनवाया था। जो अशोक थे वो किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी 2300 साल पहले। और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था एक कौटिल्य, चाणक्य। इन्होंने एक किताब जो एक अर्थशास्त्र है हमारी, उसमें इनके बारे में विचार मिलते हैं। और ये इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति में या शासन को चलाने में काफी मदद की थी। वंश का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, मतलब राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा। जैसे पहले चंद्रगुप्त राजा हुआ, फिर उसका बेटा बना बिंदुसार, बिंदुसार के बाद बना बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब वहाँ क्या होता था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके बहुत सारे राज्य बने हुए थे, राज्यों की बहुत सारी राजधानियां थी। लोग कैसे थे? लोग किसान थे, पशुपालक भी थे, जंगलों में भी लोग रहते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। अलग अलग उनके काम होते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न? साम्राज्य आकार में काफी बड़े होते हैं, राज्य उनके मुकाबले छोटे होते हैं। अब वहां पे शासन कैसे चलाया जाता था? वहां पे कई तो ऐसे राज्य थे, इलाके थे जहां पर सम्राट डायरेक्ट सीधा उसका शासन था। और ज्यादातर सम्राट ने क्या कर रखा था? बहुत सारे अधिकारी नियुक्त कर रखे थे जो सम्राट के आदेशों का पालन करते थे। बहुत सारे राजकुमार जो थे उनको कई जगह पे, छोटी छोटी जगहों पे राज्यपाल बना के भेज दिया था, जिससे कि वो वहां शासन चला ले। इसमें फिर एक शब्द आया है, ज्यादातर किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों से जो सम्राट के अधिकारी होते वो टैक्स लेते थे, कर लेते थे। उसके अलावा एक नजराना होता था, जो क्या होता था, जिस जगह पे जो चीज फेमस है वो सम्राट को अपनी इच्छा से दे सकता है, जैसे खुश करने के लिए उपहार के रूप में। नजराना क्या होता है? तो उपहार के रूप में वो दे सकता है। और जो जंगल में लोग रहते थे वो क्या देते थे? जो उनके जंगलों में जो ज्यादा चीज होती थी, मोम, शहद, लकड़ी और हाथी, इन पे भी कोई ऐसा नहीं था कि दबाव था, अपनी इच्छा से देते थे। अब अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों था? क्योंकि उसने युद्ध के विपरीत शांति पे बल दिया। और इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा का प्रयोग। इनके जितने भी अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म क्या था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को रखते हैं, वैसे ही जो सम्राट है, जैसे जो अशोक है, उसके लिए उसकी जो प्रजा है वो उसके बच्चे हैं। और ये किससे प्रभावित थे? महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जिनका नाम था धम्म महामात। ये जगह जगह जाकर जो अशोक थे उनकी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते थे। अशोक ने बहुत सारी सड़कें भी बनवाई। वो महान सम्राट क्यों था? क्योंकि उसने सड़कें भी बनवाई, कुएं बनवाए, विश्राम गृह भी बनवाए लोगों के लिए, और जानवरों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इसलिए इसको एक महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए अभ्यास के इसके मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूची बनाई है। कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं? शिल्पकार भी थे, किसान भी थे, पशुपालक भी थे, जंगलों में रहने वाले लोग भी थे। उसके बाद ये खालिस्तान करने हैं आपको।
सही गलत। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम के द्वारा करना चाहता था। ये अशोक धम के द्वारा क्या करना चाहता था? लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो, मारकाट ना हो, आपस में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, आपसी बातचीत के द्वारा हो। धम्म के प्रचार ने अशोक ने क्या किया? अपने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो अशोक सम्राट के संदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे। ये सारे क्वेश्चंस आप इस लेसन को देखने के बाद अपने आप कर लेंगे, क्योंकि ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर इस लेसन में आए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाएंगे। तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।